स्वागत है आपका वेब हिंदी डॉक्यूमेंट्री में। जीवन का मतलब क्या है? क्या आप नहीं मानते कि हमारे यहाँ होने की कोई वजह है? ग्रीन लीफ कम्युनिटी से जुड़े, ग्रीन लीफ कम्युनिटी से जुड़े। हम तो वैसे भी दुनिया के सबसे समझदार जीव हैं और ये नतीजा है कई 100 करोड़ साल के विकास का। जाहिर है जिंदगी का मतलब सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल जरूरतें पूरी करना ही नहीं है, वो रोज की चूहा दौड़ से कहीं बढ़कर है। हमने इतनी पीढ़ियों के दौरान जो भी ज्ञान पाया है, क्या वो हमें एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जा रहा है? क्या हम अपनी किस्मत के आर्किटेक्ट हैं या हमारी जिंदगी रैंडम इंसिडेंट्स की एक सीरीज है? क्या हमारा वजूद सिर्फ एक इत्तेफाक है या हम यहां किसी खास वजह से? हम इस दुनिया में क्यों हैं? मैं जानता हूं कि आपने इसके बारे में सोचा होगा। हम सभी सोचते हैं हमारा मकसद क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है। हम पैदा होते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो बच्चे पैदा करते हैं, फिर हमारी मौत हो जाती है। अगर हम इसे कुछ 100 करोड़ बार दोहराएं तो हम भी पृथ्वी के पहले जीव से खुद तक पहुंच सकते हैं। डार्विन के बाद से साइंटिस्ट ये पता लगा रहे हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, और अब वो भी वही सवाल उठा रहे हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्या हमारी ये नायाब कॉम्प्लेक्सिटी हमें किसी बहुत बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रही है? क्या हमारी जिंदगी का कोई खास मकसद है? अंग्रेज बायोकेमिस्ट ली क्रॉनिन मानते हैं कि दुनिया की हर चीज का वजूद एक खास मकसद से है। यहां तक कि हैगिस भी, जो भेड़ की आंत से बनी एक अनोखी डिश होती है और स्कॉटलैंड के लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं। हैगिस का वजूद इसलिए है कि वो स्कॉटिश नेशनल डिश है और सैकड़ों सालों के दौरान उसमें काफी बदलाव भी आए हैं जो कई मायनों में हमारी बायोलॉजी के पैरेलल। आज से 350 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहला जीवित सेल आया। उसके पहले पृथ्वी केमिकलों का एक जबरदस्त सूप थी। अब सवाल है कि वो केमिकल आखिर क्यों इतनी सही मात्रा और सीक्वेंस में मिले कि उनसे जीव बन गए। ली मानते हैं कि ऐसा सिर्फ किस्मत से तो नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से जैसे एक शेफ सारे मसालों को ऐसे ही मिलाकर हैगिस नहीं बना सकता। हैगिस रेसिपी की खोज भी लोगों की राय मिलने के बाद ही हुई होगी। उसके बारे में भी लोगों ने अपनी राय दी होगी। ग्राहकों ने कहा होगा नहीं ये सही नहीं है, इसका जायका अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, और फिर उन सुझावों के आधार पर उसमें तब तक बदलाव होते रहे जब तक कि सही हैगिस बन नहीं गया। ली मानते हैं कि पृथ्वी का शुरुआती माहौल भी शेफ के कस्टमर जैसा ही था। मुझे तो लगता है कि उस वक्त भी विकास का एक कुदरती नियम था। उस नियम से ही वो केमिकल धीरे धीरे रिफाइन होते गए और फिर एक मामूली सी डिश से वो एक खास डिश बन गई। अगर ली की बात सही है तो इसका मतलब है कि विकास की फोर्सेस पहले सेल के भी पहले से काम कर रही। केमिकल दूसरे केमिकल से मुकाबला कर रहे थे। इसका पता लगाने के लिए ली ने सोचा कि क्यों न खुद ईश्वर की तरह अपनी लैब में ही केमिकलों से जीव की रचना की जाए। यह वो मशीन है जो कई लाख साल का केमिकल इवोल्यूशन कुछ ही हफ्तों में कर सकती है। ली ने शुरुआत की 4 मामूली से केमिकलों से, जिन्हें मिलाकर 1700 करोड़ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो पहले चरण में जरूरी चीजों को मशीन से चुना गया और फिर उन्हें ट्यूबों में डाल दिया गया। फिर एक रैंडम रेसिपी बनाई, इसलिए उसकी मात्रा भी रैंडम ली गई। फिर यह मशीन हर केमिकल कॉकटेल की छोटी छोटी बूंदें पानी से भरी पीटरी डिश में डालती है। हमने असली बूंदों के व्यवहार को भी फिल्माया है, जिससे पता लगता है कि बूंदें कितनी घूम रही हैं। हमें यही खूबी चाहिए थी। इसके अलावा हम एक और खूबी ढूंढ रहे थे, इन बूंदों का बंटना, ये रेप्लिकेशन है। इसके अलावा भी हम एक खूबी ढूंढ रहे थे, वो बूंदें जो वाइब्रेट होती हों और अपने माहौल को महसूस करती हो। जब उन बूंदों में जीवन के संकेत दिखने लगे तब उस रेसिपी को रेप्लिकेशन के लिए चुन लिया गया। जो खराब रेसिपी थी उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसके बाद हर जनरेशन में मशीन ने रेसिपी में कुछ छोटे छोटे रैंडम बदलाव किए। कई हफ्तों की कोशिशों के बाद ली के उन केमिकल ब्लॉब्स में जान आ गई।
वो मोबाइल हो गए। वो दूसरी बूंदों को ढूंढकर पकड़ने लगे। ओ, ये तो फ्यूजन है। ये तो हो गया। बहुत बढ़िया। वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे थे। अगर वो हमें बाहर दिख जाते तो हम उन्हें जिलेटिन जैसे जीव मान लेते, जबकि ऐसा है नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। इसके बाद हम चाहते थे कि वो बूंदें अपने आप ही खाएं भी, ताकि वो अपने माहौल से ही कुदरती तौर पर खाना खाकर बड़ी हों और बंटें। उसके बाद हम धीरे धीरे उस रैंडम केमिस्ट्री को लिविंग केमिस्ट्री में और फिर उसे बायोलॉजी में बदलने में कामयाब हो सकते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे डीएनए में मौजूद जीनों से जीव को बुनियादी मकसद मिलता है, जीने का और विकसित होकर बेहतर तरीके से जीने का। लेकिन अगर ली की बात सही है तो डीएनए ऐसा इकलौता केमिकल नहीं है जो इस मकसद को पूरा करने के लिए होता है। इस वजह से ही हम काफी जोश में थे, क्योंकि हम ये दिखा सकते थे कि कुदरती दुनिया में बिना जेनेटिक मटेरियल के भी विकास हो सकता है। ली मानते हैं कि हम यहाँ एक खास मकसद से, दुनिया का हर जीव और उन्हें बनाने वाले सारे केमिकल भी उसी मकसद से, जीने, सरवाइव करने और विकास के लिए। अगर ये बात सही है तो जिन फोर्सेस ने पृथ्वी पर जीवों को जन्म दिया था वो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। सच तो यह है कि हम जिन जीवों को मुर्दा मान रहे हैं वो भी शायद जिंदा होने के प्रोसेस में हैं। हम जिस एक बड़ी चीज की तलाश में हैं वो ये है कि किस वजह से केमिस्ट्री बायोलॉजी में बदल जाती है। पहले ये जानना होगा कि प्रोटोलाइफ क्या है, पहले क्या आया, किस चीज से केमिस्ट्री विकसित हुई। अगर हम इस पत्थर को देखें तो इसके अंदर भी कई अलग अलग मटेरियल हैं, काफी विविधता है। आप देख सकते हैं कि इसमें सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और हमारा अंदाजा है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम ही हमारी बायोलॉजी का प्रिकर्सर था। क्रिस्टल्स भी प्रोटोलाइफ का ही एक रूप है। किसी क्रिस्टल का हर मॉलिक्यूल एक रिपीटिंग शेप है जो अपने ही आकार और ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। इस लिहाज से तो एक क्रिस्टल मॉलिक्यूल में हर वो जानकारी होती है जिससे वो एक बायोलॉजिकल जीव की तरह और क्रिस्टल पैदा कर सकता है। सब कुछ वही नहीं है जो नजर आता है, यहाँ तक कि मुर्दा चीजों में भी वो खूबियां हो सकती हैं जो एक जीव में नजर आती हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुर्दा पत्थर में जान कैसे आई। हम जानते हैं ऐसा हुआ है, और ऐसा होने में लगभग 10 करोड़ साल से भी ज्यादा वक्त लगा है। लेकिन ऐसा होने में कितना वक्त लगा और वो रैंडम प्रोसेस क्या थे जो बाद में कम रैंडम हो गए और उनसे बायोलॉजी बनी। ली मानते हैं कि प्रोटोलाइफ हर जगह है। उनका कहना है कि ऐसी चीजें बहुत कम ही हैं जो सचमुच मुर्दा हो और हमेशा मुर्दा रहे। इसी वजह से पृथ्वी या हमारे ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर जीवों का मिलना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो होना ही था। मैं तो मानता हूं कि हमारी पृथ्वी पर तो जीवन होना ही था, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि कई और दूसरे ग्रहों पर भी जीव जरूर होंगे। मेरे ख्याल से ब्रह्मांड में और दूसरी जगहों पर भी जीव होने चाहिए। जहां भी एनर्जी और मैटर है वहां वक्त के साथ केमिस्ट्री भी बायोलॉजी में बदल जाती है, और यही तो कुदरत का नियम है। बहुत गहराई में देखा जाए तो हमारे शरीर में मौजूद केमिकलों की कभी न खत्म होने वाली जंग चलती रहती है और वो अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। लेकिन अगर जीवन का बस यही एक मकसद है कि और केमिकल बनाओ, तो आखिर हम इतने कॉम्प्लेक्स कैसे बन गए इस केमिकल के मुकाबले? ये तो दिन में भी अपनी दर्जनों नकल बना सकता है। ये हमसे कहीं ज्यादा आसानी से अपने केमिकल के बैग पैदा कर सकता है। इसके बावजूद आज हम यहां हैं। हमारे और आपके जैसे केमिकल के बैगों की यहां होने की वजह क्या है? मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड लिंस्की एक बायोलॉजिकल टाइम ट्रेवलर है। कोई भी बायोलॉजिस्ट पृथ्वी पर चल रही जिंदगी की फिल्म को देखकर खुश होगा, और उसे इन कई 100 करोड़ साल के दौरान उसमें हुए ट्रांजिशंस भी पसंद आएंगे। वो ये सवाल भी उठाएगा कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। रिचर्ड के पास उस विकास को देखने के लिए कई 100 करोड़ साल नहीं, मगर उनके पास अपनी जिंदगी का वक्त तो है।
और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही साइंस के इतिहास के सबसे लंबे इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट में लगा दी है। 27 साल पहले रिचर्ड ने जेनेटिक रूप से एक जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया एक कंटेनर से लिए और उन्हें 12 अलग अलग दुनियाओं में अपनी आबादी बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद से वो रोज रोज उन सभी 12 जगहों पर उनकी आबादी को बढ़ते हुए और थोड़े से खाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते देखते रहे। उस एक्सपेरिमेंट की एक सबसे अहम बात यह थी कि हमें उसे चलाते रहना था। दिन ब दिन लगातार हम हर फ्लास्क में से रोजाना थोड़ी सी मात्रा निकालकर फ्रेश मीडियम में डालते थे और उस फ्रेश मीडियम में ही बैक्टीरिया बढ़ते और रेप्लिकेट करते। ऐसा तब तक होता जब तक उसमें मौजूद शुगर खत्म नहीं हो जाती, फिर वो उसके अंदर ही बैठे रहते और अगले दिन उस प्रोसेस के दोबारा शुरू होने तक इंतजार करते। रोजाना दिन खत्म होने पर वो जिंदा बचे नमूनों में से कुछ को नई पीढ़ी पैदा करने की छूट देते थे। साल दर साल रोज का यह प्रोसेस चलता रहा। हर फ्लास्क में बैक्टीरिया के सेल्स रेप्लिकेट कर रहे थे और अपने बच्चों के डीएनए में बहुत थोड़ा सा रैंडम म्यूटेशन डाल रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के पहले 15 साल में अलग रखे गए जीवों की आबादियां लॉकस्टेप में ही विकसित हुई। हर स्ट्रे धीरे धीरे अपने फ्लास्क के माहौल को अडेप्ट करने लगे। मगर एक रात उनमें से एक बस्ती ने विकास की रेस अचानक ही बड़े नाटकीय तरीके से जीत ली। एक दिन हम यहाँ आए तो देखा कि हमारे एक फ्लास्क में बाकी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बैक्टीरिया है। उन बैक्टीरिया की एक लाइन ने अपना सारा ग्लूकोज खत्म करने के बाद कहा कि अरे, यहाँ खाने के लिए तो कुछ और भी है और इससे उन्हें काफी फायदा मिला। रातों रात उन ई कोलाई ने एक नई और कॉम्प्लेक्स इंटरनल मशीनरी को अपना लिया, जिससे वो एक अच्छे केमिकल एडिटिव से एनर्जी लेने लगे। अपने इस नए टैलेंट के दम पर उन्होंने अपने मुकाबलेबाजों को खत्म कर दिया। लेकिन जब रिचर्ड ने उन ई कोलाई के डीएनए की जांच की तो पता लगा कि जिस म्यूटेशन से उन्हें वो नया टैलेंट मिला है वो उन लंबी सीरीज के एक छोर पर ही है। बाकी सारे कई हजार पीढ़ियों से शांत पड़े थे। रिचर्ड को लगता है कि जिंदगी भी यहां उनके पसंदीदा खेल का एक ग्रैंड वर्जन खेल रही है, पोकर का। मुझे हमेशा से वो गेम पसंद रहे हैं जिनमें हुनर और किस्मत का मिक्सचर हो। ताश के ज्यादातर खेलों में ताश के पत्तों के फेंटने का कमाल होता है, लेकिन पोकर में आप अपने हुनर से काफी पैसे कमा सकते हैं। ई कोलाई और इंसान दोनों के लिए हर जेनेटिक म्यूटेशन उस प्रजाति को दिया गया एक नया पत्ता है। अगर सही तरीके से सही हाथ बना लिए गए तो वो ऑर्गेनिज्म बड़ी जीत हासिल कर सकता है। इस मामले में बैक्टीरिया में एक अहम म्यूटेशन हुआ था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि वो अपने से पहले हुए म्यूटेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ही हो। अगर टेबल पर पान का बादशाह और बेगम पड़ी हो और आपके हाथ में पान का दहला और इक्का हो तो आप एक रॉयल फ्लश बना सकते हैं, जो पोकर का सबसे दमदार हाथ होता है। ऐसे में आखिर आपको बस पान का एक जोकर ही चाहिए। अगर आप तीसरे सत्ते की तलाश में हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपको रॉयल फ्लश के दूसरे पत्ते मिल जाएं तो आप खुश हो जाएंगे। ई कोलाई अपनी सारी जरूरतें जेनेटिक म्यूटेशन की मदद से पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशन से फौरन फायदा नहीं मिलता है। उनका फायदा उनके बाद की पीढ़ी के वंशजों को मिलता है, जिससे वो विकास का जैकपॉट जीत सकते हैं। ये वो मकसद है जो रिचर्ड के मुताबिक हमें उनके ही काम की कहानी में उनकी ही प्रजाति होमो सेपियंस में नजर आता है। उनसे हजारों पीढ़ी पहले आए उनके पूर्वजों ने अपनी तमाम जरूरतें तो पूरी की ही थी, साथ ही वो छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन भी किए थे, जिनसे रिचर्ड को पान का जोकर मिल पाया। उनकी बदौलत ही वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर पाए जिससे विकास के बारे में हमारी सोच ही बदल गई। वो एक्सपेरिमेंट जो उनके जाने के लंबे समय बाद भी उनके वारिस चलाते रहे। तो क्या यही हर जीव का असली मकसद है, चाहे वो मामूली सा सिंगल सेल हो या इंसान? मेरी बीवी तो कहती है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, घर से कचरा बाहर निकालना, लेकिन उसके अलावा भी मेरी जिंदगी के कई और मकसद हैं। मैं नहीं जानता कि जिंदगी का सबसे गहरा अर्थ क्या है। उसमें तो बहुत सारी घटनाएं, संभावनाएं और इत्तेफाक होते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि मैं भी उस शानदार कहानी की एक कड़ी भर हूँ और मैं उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ।
सवाल है कि हम इतनी बेताबी से जीवन का अर्थ क्यों ढूंढ रहे हैं? शायद इसलिए कि ये हमारे लिए जरूरी है। नई साइंस कहती है कि आज से 50,000 साल पहले इंसान बड़े नाटकीय ढंग से बदल गए और उसके बाद से हमारी प्रजाति के हर जीव की जिंदगी इस बात पर निर्भर रही है कि हम अपने जीने का मकसद ढूंढें। अक्सर कहा जाता है कि हमारा वो मकसद हर वो बात हो सकती है जो हम चाहते हैं, मगर नए सबूत बताते हैं कि शायद ये बात सही नहीं है। जीवन का आखिर मतलब क्या है? जेनेटिसिस्ट राजीब खान कहते हैं कि आज इस सवाल का जवाब वो नहीं रहा जो हमारे प्री हिस्टोरिक पूर्वजों के वक्त था। वो बदलाव शुरू हुआ था खेती में आई क्रांति से और बिल्कुल नए किस्म के जीवों के आने से। इन जीवों के जंगली पूर्वज तो अपने इलाके पर हमले का खतरा महसूस करके राजीब पर जबरदस्त हमला कर देते हैं, लेकिन आज उनके वंशज खाने और प्यार के लिए इनके करीब आते हैं। राजीब मानते हैं कि इनके व्यवहार में यह बदलाव इनकी जीनों से आया है। मैमल जीवों के अंदर कई बदलाव उनकी जीनों के एक समूह में आते हैं जिन्हें न्यूरल क्रेस्ट जीन कहते हैं, जो असल में ये कहने का एक शॉर्ट हैंड तरीका है कि उससे उनके दिमाग के विकास पर असर हुआ है और वो व्यवहार बच्चों जैसा होता है। जीवों की हर प्रजाति में क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है जो हजारों जीनों से बना होता है। उनमें से ज्यादातर जीनें तो हर जीव में होती है। जब शुरुआती किसानों ने सबसे शांत बच्चों को ब्रीड करने का मौका दिया, तब जीनों का एक खास सेट म्यूटेट हुआ और उससे पालतू बकरियों का जन्म हुआ। जब वही जीनें भेड़ियों में म्यूटेट हुई तो उनसे पालतू कुत्तों का जन्म हुआ। जंगली औरक्स में भी वही जीनें थी। जब वो म्यूटेट हुई तो पालतू गाय बन गई। सच कहें तो कुदरत भी इसी रेसिपी की मदद से जंगली जीवों को पालतू बनाती है। मगर खलिहानों में रहने वाला एक जीव बाकी सबसे अलग था। ये तो हम जानते ही हैं कि सिर्फ मेलमैक ग्रह पर रहने वाले ही बिल्लियां खाते हैं। हम बिल्लियों को नहीं खाते, मगर वो चूहों को खाती हैं और चूहे हमारे अनाज के गोदामों में आते हैं। इस लिहाज से तो यही लगता है कि इंसान के शुरुआती गांवों में बिल्लियों को सिर्फ इसलिए रहने दिया गया कि वो खेती करने वाले किसानों की मददगार थीं। बिल्लियों को सोच समझकर नहीं पाला गया। इसके बाद राजीब और उनके साथियों ने उनके डीएनए में देखा कि वो इतनी दोस्ताना आखिर कैसे बन गई। अपनी इस स्टडी में हमने देखा कि जंगली बिल्लियों के मुकाबले पालतू बिल्लियों के जीनोम में काफी बदलाव आए थे और वो दूसरे पालतू जीवों से मिलते जुलते थे। खासकर उन जीनों में बदलाव आए थे जिनसे एक जीव शांत होता है। हमारी इन स्टडी से पता लगा कि बिल्लियां काफी हद तक खुद ही पालतू बनी थीं। किसी किसान ने कभी किसी बिल्ली को नहीं पाला, वो खुद ही पालतू बन गई। इसके बाद राजीब ये सोचने लगे कि कहीं हम इंसानों ने भी खुद को पालतू जीव तो नहीं बना लिया है। पिछले 10,000 साल के दौरान इंसान के जीनोम में भी काफी बदलाव आए हैं। मेरी अपनी राय तो यही है कि हाँ, हम इंसानों को भी पालतू जीव कह सकते हैं। हम बड़े समूह में रहते हैं। अगर हम इंसानों को अलग अलग लें और उन्हें किसी टापू पर छोड़ दें तो वो वहां जिंदा नहीं रह पाएंगे। आज से 50,000 साल पहले के अपने जंगली पूर्वजों के मुकाबले हम कहीं ज्यादा शांत, सुस्त, कमजोर हड्डी वाले और बच्चों जैसे हैं। मगर इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। पालतू होने के बाद हमारे अंदर जो कमियां आईं, उनसे ही हमें जिंदगी के लिए एक बेहतर मकसद भी मिला। शिकार और संग्रह करने वाले लोगों को हर खेल का उस्ताद बनना पड़ता था, क्योंकि तब वो नियमित रूप से 10 या 20 लोग से ही इंटरेक्ट करते थे। अगर हम 500 की आबादी वाले किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ 1 या 2 योद्धा होते थे, उनमें से कोई एक इलाज करता था। लेकिन अगर हम एक शहर में जाते हैं तो वहाँ हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं और वो हर वो काम करते हैं जो पहले बाकी सब किया करते थे। जब जीवों को पालतू बनाया गया, तब उनके बीच के अलग अलग जीवों ने अपने अंदर कुछ खास और अलग हुनर पैदा किए। इंसान भी अलग नहीं है। उसी की बदौलत हमारी सभ्यता आज तक टिकी हुई है।
आप एक फार्म के बारे में सोचिए। उसे चलाने के लिए 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। कारपेंटर, मैकेनिक, आर्बोरिस्ट, वेटरिनेरियन। किसी भी फार्म को इन सभी की जरूरत पड़ती है, जहां ये अपनी कुदरती काबिलियत को काम के लायक हुनर में बदलते हैं। राजीव ने अपनी बुद्धि को तराशा और उनकी रिसर्च ने हमारी कलेक्टिव विजडम को बेहतर बनाया है। लेकिन उनके पास एक और कुदरती काबिलियत है, लेकिन उससे कोई मकसद हल नहीं होता। मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जिसे देखकर लोग मुझसे प्रभावित हो सकते हैं। मैं तीखी मिर्च आराम से खा सकता हूँ। ये एक ऐसा काम है जिसमें मैं शायद उन सभी को हरा सकता हूँ जिनसे मैं आज तक मिला हूँ या जिन्हें जानता हूँ। इस मिर्च को खाने के बाद ज्यादातर लोग तो पानी पीने भागेंगे, मगर राजीव के लिए ये कैंडी है। हमारी प्रजाति इतनी तेजी से इसलिए उन्नति कर रही है कि हम सभी अपने खास एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं, मगर जिंदगी में हमारा जो इंडिविजुअल पर्पस है वो शायद हमें परेशान करे, और वो शायद हमारे वजूद की वजह को ही खत्म कर दे। मतलब इंसान के लिए बत्ती ही गुल हो जाएगी। अगर आप इवोल्यूशनरी थियरिस्ट स्यू ब्लैकमोर से पूछेंगे कि हर जीव का यूनिवर्सल पर्पस क्या है, तो वो कहेंगी जीनों को फैलाना। आप मिसाल के तौर पर मेरी इन प्यारी प्यारी मुर्गियों को ले लीजिए, जो एक जीती जागती मशीन जैसी हैं। अपनी जीने यहाँ से वहाँ फैलाती हैं, अंडे देती हैं। सर्दियों में पालतू होने की वजह से सुंदर मोटी तगड़ी मुर्गियाँ बन गई हैं और ये ढेर सारे अंडे देती हैं। इसे हम पहला रेप्लिकेटर कह सकते हैं। ये जानकारी हमारे शरीर के अलावा मुर्गियों, पेड़ों और पृथ्वी के तमाम दूसरे पहले रेप्लिकेटर के जीनों और DNA मॉलिक्यूल्स में समाई होती है। मगर इंसानों में थोड़ा सा अंतर है। जब हमारे अंदर नकल करने और भाषा की खूबियां आईं, तब हम एक और एडिशनल रेप्लिकेटर के वेसल बन गए। मीम को हम जीनों का कल्चरल इक्विवेलेंट कह सकते हैं। वो ऐसी जानकारी होती है जो एक से दूसरे इंसान में और इंसान से किताब में कॉपी होती है। उनके अंदर हर वो आदत, हुनर और कहानियां दर्ज होती हैं जो हम एक से दूसरे इंसान को देते हैं। वो अपनी नकल बनवाने के लिए हमारे दिमाग से मुकाबला करती हैं और इस तरह से विकसित होती हैं। जीनों की तरह मीम्स भी सेल्फिश रेप्लिकेटर होती हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो फैलती हैं, भले ही अंजाम कुछ भी हो। काफी पहले पत्थर की कुल्हाड़ियों से लड़ने वाले काबिलाई दुश्मनों की मीम काफी दूर दूर तक फैली थी। लेकिन फिर जल्दी ही एक और मीम आ गई। वो मीम थी कांसे की तलवार से लड़ने की। मीम को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बेहतरीन मीम्स अपने करियर से अपनी कॉपी करवा लेती हैं और वही उन्हें याद करके आगे भी बढ़ाता है। और हाँ, खराब जीनों की तरह खराब मीम्स भी अक्सर खत्म हो जाती हैं। बात जब मीम्स की आती है तो यहाँ भी एवोल्यूशनरी कंपटीशन नजर आता है। हम जिन मीम्स को पसंद करते हैं, जिनसे हमें कुछ मिलता है या जो चालाकी से हमसे अपनी कॉपी करवाती हैं, वो बढ़ती हैं, हमारी दुनिया में छा जाती हैं, जबकि बाकी सब खत्म हो जाती हैं। हम लगातार मीम्स को फैला रहे हैं। दरवाजे पर होने वाली दस्तक भी एक मीम ही है। हेलो, कैसे हैं किसी से हाथ मिलाना भी मीम है। बंद दरवाजे के पीछे किसी का ध्यान खींचने के हजारों तरीके हैं। उनका स्वागत करने के भी हजारों तरीके हैं। मगर पश्चिमी सभ्यता में ये मीम्स चिपक सी गई हैं। सच तो यह है कि सू और उनकी सहेलियां वो मीम फैला रही हैं जो दुनिया के दूसरे छोर से आई है। सांबा म्यूजिक। हमारा सांबा बैंड भी मिमेटिक है। सांबा का विकास बड़े दिलचस्प तरीके से हुआ है, जो असल में ब्राजील का स्ट्रीट म्यूजिक है। ये कुछ ज्यादा ही लाउड है, एक्टिव है, और मजेदार बात यह है इसमें सड़कों पर खिली धूप के मुताबिक रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। वो जब ब्रिटेन आया तब भी हम वही म्यूजिक बजाने लगे, मगर इसमें नई जगह के हिसाब से थोड़ा बदलाव भी आया, वैसे ही जैसे कोई जीव किसी अलग बायोलॉजिकल माहौल में विकसित। मीम्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, मगर अब कुछ और नया आ रहा है। यह है टेक्नोलॉजिकल रेप्लिकेटिंग मीम या फिर ट्रीम। आज हमारे पास शानदार सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसकी बदौलत हर जगह डिजिटल इंफॉर्मेशन फैल गई है, और ये कॉपी करने का एक नया तरीका है।
ये डिजिटल इंफॉर्मेशन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हर उस रिसोर्स का मुकाबला कर रही है जो हमने अभी तक बनाए हैं। लाइव म्यूजिक भी मीम है, लेकिन हमारे स्मार्टफोन में बंद म्यूजिक ड्रीम है। चूंकि टेक्नोलॉजी उसे बिना किसी परेशानी के कॉपी और शेयर कर सकती है, इसलिए ड्रीम्स कहीं ज्यादा तेजी से फैल सकती हैं। ये आमतौर पर कंप्यूटर के जरिए फैलती हैं, जिन्हें लाइक, शेयर या ट्वीट करने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती। सू मानती हैं कि जब दुनिया के सारे कंप्यूटर हमसे ज्यादा अच्छी तरह से ड्रीम्स को कॉपी करके फैलाने लगेंगे, तब हम भी एक इंसान के तौर पर अपने वजूद की वो अनोखी वजह जान लेंगे। ये बात भले ही सुनने में एक बड़े डरावने सपने जैसी लगती हो, पर हमें यही करना पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता तो शायद ये सब होता ही नहीं, क्योंकि तब हम उसे होने ही नहीं देते। आज वो जिस तरह से फैल रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें और ज्यादा म्यूजिक चाहिए, हमें और ज्यादा किताबें चाहिए, हमें और ज्यादा फन वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। और चूंकि ये सारी चीजें हमने ही चुनी हैं, इसलिए हम इनके लिए जरूरी तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, जो धीरे धीरे हम पर हावी भी होते जा रहे हैं। तो क्या पृथ्वी पर 350 करोड़ साल के जीवन का असली मकसद यही है? क्या हमारी जगह कुछ और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन रेप्लिकेटर आ जाएंगे? ये बात भले ही अजीब सी लगती हो, पर फिजिसिस्ट अब जिंदगी के असली मकसद का पता लगाने लगे हैं और उन्हें यह पता लग रहा है कि जानकारी और जिंदगी शायद एक ही है। जीवन का असली मकसद आखिर हमारे लिए क्या है? क्या हम एक दिन किनारे कर दिए जाएंगे और हमारी जगह मशीनें ले लेंगी जिनका एक ही मकसद है जानकारी जमा करना? फिर कुछ साइंटिस्ट तो अब मानने लगे हैं कि हम तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ इवॉल्विंग एल्गोरिथम्स ही थे। फिजिसिस्ट सैरा वॉकर आज जीवन की एक नई परिभाषा और उसकी एक नई समझ तैयार कर रही है। मैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को भी फिजिकल सिस्टम्स जैसा ही मानती हूँ, लेकिन वो थोड़े अलग से हैं और वो जिस तरह से जानकारी को हैंडल करते हैं उसी वजह से वो थोड़े अलग हैं। सैरा का कहना है कि जीवन एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग एल्गोरिथम है, एक ऐसी कॉम्प्यूटेशनल मशीन जो जानकारी को प्रोसेस करके उनकी कॉपी बना लेती है। ये एक ऐसी सोच थी जो सेरा को अपने घर में भी नजर आई। उन्होंने भी तो अपना एक एल्गोरिथम बना लिया है। घर में अगर छोटा बच्चा हो तो सबसे ज्यादा हैरानी होती है उसके कुछ भी सीखने के तरीके को देखकर। कोविन, देखो कितना कचरा फैला है, ये सब क्या है? वो हमेशा नई जानकारी पाने को बेताब रहता है और घर में यहाँ से वहाँ भागता हुआ पूछता है ये क्या है, ये क्या है, और हमें भी बहुत मजा आता है। सेरा अपने बेटे कोविन को कई तरह के लॉजिकल प्रोसेस का एक कलेक्शन मानती है, जो जिंदा रहने के लिए अपने सामने आने वाली समस्याओं के हल ढूंढता है। कह सकते हैं कि वो भी एक एल्गोरिथम है। वो जो भी करता है उससे वो उस दुनिया के बारे में जानकारी जमा करता है जिसमें वो रह रहा है, उस वक्त भी जब वो खाना खाता है। खाना खाना भी जानकारी को प्रोसेस करना ही है। हम केमिकल्स लेकर अपने शरीर में पहुंचाते हैं और हमारे शरीर को ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि उन केमिकलों से किस तरह से सही केमिकल रिएक्शन करवाएं। सेरा मानती है कि कोविन ही नहीं, हम सभी सिर्फ इस वजह से इंसान बन पाए हैं कि विकास ने जीवन को बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोसेसर बनना सिखाया। मैं तो मानती हूँ कि विकास का एक तीर है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के इर्द गिर्द ही विकसित होता है। विकास के उस तीर ने हर जीव को जानकारी जमा करने वाली एक रेस में लॉक कर दिया है। हमारी नजरें और सुनने की शक्ति तेज होती है, आंख और पंजे शिकार को दबोचने लायक बन जाते हैं और हम उसके गोश्त से जानकारी के नमूने जमा करते हैं। सेरा मानती है कि हम जो भी करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा करके डिकोड करने के इवोल्यूशनरी ड्राइव से चलता है। वाह, बहुत खूब कॉर्विन। सच कहें तो हम जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो भी इसी पैटर्न का पालन करती है। आप शायद ये सोच रहे हो कि हम इंसान ये जरूर याद रखना चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब वो कैसे लगते हैं, और पहले उन यादों या तस्वीरों को समेटने के लिए लोग पेंटिंग बना लेते थे। उसके बाद हमने एक बड़ा ही अनोखा तरीका ढूंढ लिया और हम लाइट को कैप्चर करने लगे और उस लाइट के साथ ही हम उस तस्वीर को भी जमा करने लगे।
और हमारे पास आ गए कैमरे। अब कैमरों के जानकारी जमा करने वाले एल्गोरिदम भी विकसित हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी जमा करने के लिए अब डिजिटल कैमरे आ गए हैं। वो सारे रंगों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और अगर सामने कोई चेहरा हो तो उसे भी पहचान लेते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन के कैमरे आए जो ये भी पहचान लेते हैं कि वो शख्स कौन है। अब हम टेक्नोलॉजी से किसी जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। उस फ्रेमवर्क में सिर्फ इंसान ही फिट नहीं होते, बल्कि हमारे आज के सोशल और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम भी हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके से कुदरती रूप से पैदा हुए हैं। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी आज साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा करने की कोशिश में जुटे। सच कहें तो शायद यही जिंदगी का असली मकसद है। विकास का असली मतलब ही है अपने माहौल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा करना, और उस प्रोसेस की वजह से हमारे आसपास का माहौल ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जीव बुनियादी रूप से उस ब्रह्मांड को बदल देते हैं जिसमें वो रहते हैं, और इसके लिए वो भी वही करते हैं जो हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम के तौर पर करते हैं। शायद हर जिंदा सिस्टम का असली मकसद ही है ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का पता लगाना। ये जिंदा सिस्टम ब्रह्मांड के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी मदद से ही ब्रह्मांड अपने बारे में सही अंदाजा लगा सकता है। जीव सही ज्ञान की एक महाखोज है। मैं तो यही चाहता हूं कि एक दिन हम इस लंबी सड़क के दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे और ब्रह्मांड के बारे में हर वो बात जान लेंगे जो हमें जाननी चाहिए। मगर विकास ने शायद कुछ और ही सोच रखा है। जानकारी पाने की वो भूख शायद हमें जल्द ही पृथ्वी से ही खत्म कर दे। जिम सेटना कॉर्नेल के हैं। वो उस बारीक लाइन पर रिसर्च कर रहे हैं जो कामयाबी को बड़ी नाकामी से अलग करती है। ये राइस क्रिस्पीज किसी दुकान की शेल्फ पर कई साल तक पड़े रह सकते हैं, लेकिन उन्हें दूध में डालते ही वो चटकने लगते हैं और फिर एक तरह की लुगदी बना देते हैं। हम ज्यादातर सिस्टम में चटकने की आवाज सुनते हैं, जो सबूत है कि वो एक से दूसरी अवस्था में बदल रहा है। जहाँ तक राइस क्रिस्पीज की बात है तो इसमें वो बदलाव उनका सूखी अवस्था से गीली अवस्था में आना है। जिम की दिलचस्पी इस बात को जानने में ज्यादा है कि कोई सिस्टम उस वक्त क्या करता है जब वो स्थिरता और चटकने की दोधारी तलवार की धार पर होता है। ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट होता है। जलती हुई लकड़ी से भी चटकने की आवाज आती है, क्योंकि उसमें मौजूद हवा के पॉकेट चाहे छोटे हों या बड़े, वो बहुत तेजी से फैलते हैं। पहाड़ों पर तब तक बर्फ जमी रहती है जब तक एक छोटा सा मूवमेंट अचानक ही तेज एवलांच में नहीं बदल जाता। जिम और कई और दूसरे साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारा अपना शरीर भी कोलैप्स होने की कगार पर है। कमाल की बात तो यह है कि इसी बात ने हमें कई लाख साल से नुकसान से भी बचा रखा है। आप हमारी सुनने की शक्ति के बारे में सोचिए। विकास ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया है कि अब अगर हवा में हल्का सा भी बदलाव आता है तो हमारे दिमाग में कई तरह की सोच, सेंसेस और तस्वीरें बनने लगती हैं। हमारी सुनने की शक्ति अब इतनी अच्छी तरह से ट्यून हो चुकी है कि अगर वो अब थोड़ी और सेंसिटिव हो जाए तो हम भी अपने ईयर ड्रम से टकराने वाली हवा के मॉलिक्यूल्स की हल्की सी आवाज को भी महसूस कर लेंगे। हमारी आंखें तो और भी ज्यादा सेंसिटिव है। एक अकेला फोटोन भी कई 100 करोड़ न्यूरॉन्स को तेजी से चटकने के लिए भेज सकता है और उससे एक फैंटम बनता है जो वहां होता ही नहीं। जीवों की तमाम प्रजातियों ने तरह तरह की सेंसेस विकसित की हैं और उन्हें कई 100 करोड़ साल के दौरान साध कर उनकी सीमाओं तक पहुंचा दिया है। सच तो यह है कि हर फंक्शन और कोलैप्स हमारे शरीर के हर फंक्शनिंग सेल के बीच नॉर्मल स्टेट का है। जिम अपने सहयोगियों ईशान मित्रा और सैरा शेल्बी के साथ उसकी वजह का पता लगा रहे हैं। इंसान के सेल की मेम्ब्रेन चाकू की धार पर होती है। जब बाहर के माहौल में थोड़ा भी बदलाव आता है तो उसके फैट और प्रोटीन का स्ट्रक्चर तुरंत ठह जाता है और वो खुद को फिर से अरेंज करता है। उसके सेल्स को इतना फाइन ट्यून्ड होना पड़ता है कि ये जान सकें कि किन चीजों को हटाना है। वो इस क्रिटिकल पॉइंट के करीब होते हैं ताकि सेल अपने बाहर के माहौल पर सेंसिटिवली और तेजी से रिस्पॉन्ड कर सके। उन सेल्स की मेम्ब्रेन्स उस डिसऑर्डर की सरहद पर होती है।
यही बात सेल्स के उस सिस्टम पर भी लागू होती है जिनसे हमारे सेंसेस बनते हैं, और जिम ने यह भी देखा है कि ऑर्गेनिजम्स के वो सारे सिस्टम भी किनारे पर जमा हो जाते हैं। अब जरा स्टारलिंग्स के झुंड के शानदार मूवमेंट्स के बारे में सोचिए। किसी भी शिकारी के लिए उस झुंड को पकड़ पाना तो नामुमकिन ही है। एक परिंदे की मूवमेंट से उस पूरे झुंड की चाल ही बदल जाती है। उस झुंड का हर परिंदा कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि उसी दिशा में उड़े जिसमें उसका पड़ोसी उड़ता है, लेकिन वो इस तरह से ट्यून्ड होते हैं कि स्टेबिलिटी की सरहद पर रहें, और इसी वजह से वो अपने माहौल के मुताबिक बड़ी तेजी से और अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। डायनासोर्स भी तलवार की धार पर थे। वो अपने लंबे तगड़े कद की वजह से शिकारियों से बचे रहते थे, मगर इस ऑप्टिमाइजेशन की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब हम किसी चीज को बहुत बड़ा कर देते हैं तब वो अपने आप ही क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हम उस सिस्टम को इतना निचोड़ लेते हैं कि वो बर्बाद हो जाता है। मौसम में बदलाव आया तो पृथ्वी पर से डायनासोर्स खत्म हो गए। एक परिंदे की गलती से पूरे झुंड की चाल बदल सकती है। इंसान के दिमाग के अंदर कुछ भड़के हुए न्यूरॉन से इंसान को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। एक सेल की मेम्ब्रेन भी अव्यवस्थित हो सकती है और खत्म हो सकती है, और इंसान का जीवन भी शायद खत्म होने की कगार पर है। आखिर हम भी खुद को नाकामी की हद तक ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा देर तक उसी स्थिति में रहते हैं। जिम ने भी उम्मीदें नहीं छोड़ी। हालांकि हम लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, फिर भी हमारे पास तबाही को रोकने का एक बड़ा कारगर हुनर है। हमारे पास एक बड़ी ही अहम खूबी भी है। वैसे तो हम भी एक सिस्टम ही है जो क्रिटिकल पॉइंट पर है, लेकिन हमें इसके बारे में मालूम है और हम उन समस्याओं को एनालाइज कर सकते हैं, आने वाली तबाहियों से बच सकते हैं। मतलब कि हम जितना दुनिया पर नियंत्रण बना रहे हैं उतना ही ज्यादा सीरियस भी होते जा रहे हैं। अगर हमारा जीवन इस तरह से बना है कि वो इतनी आसानी से नष्ट हो जाए तो फिर उसका क्या फायदा? इस साइंटिस्ट का कहना है कि ये बात बड़ी ही साधारण है। इसका असली मकसद है इसके असली मकसद की तलाश, क्योंकि जब हम मकसद के बारे में सोचते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। क्या मानव सभ्यता उस रास्ते पर बढ़ रही है जिससे वो ब्रह्मांड के बारे में हर बात जान जाए, या फिर हमारी जगह किसी और को आना ही है? हमारा अपने मकसद के बारे में सोच पाना बड़ा मुश्किल है, जबकि हमारी जिंदगी इतनी मुश्किलों से भरी हुई है। मगर शायद ये हमारी गलती है, क्योंकि अगर हम थोड़ा वक्त निकालकर यह सोचें कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, तो शायद हमारा रोजमर्रा का संघर्ष ज्यादा आसान हो जाए। हम सभी कहीं ना कहीं से आए हैं और सब कहीं ना कहीं जाना भी चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट टोनी बरो ने अपनी पूरी जिंदगी में इस सफर के बारे में ही सोचा है, जो शुरू हुआ था उनके परिवार से। जब मैं 2 महीने का था तब मुझे गोरे माता पिता ने गोद ले लिया। जब हमारे माता पिता अलग अलग नस्ल के हों तब हमें अलग अलग नस्ल के बारे में बात करने के कई मौके मिल जाते हैं। मैं ये जानना चाहता था कि जो लोग बार बार डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का सामना करते हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर मेरे लिए इससे एक मकसद का सवाल खड़ा हुआ। हाइकिंग भी मकसद के साथ चलना ही हमारा एक अंतिम लक्ष्य होता है, लेकिन टोनी जैसे लोग सिर्फ इस वजह से उस रास्ते के छोर तक नहीं जाते। टोनी मानते हैं कि जीवन में एक मकसद होना सिर्फ खुशी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियसली ये अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में हमारी सोच को बदल देता है। टोनी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, जहां के स्टूडेंट्स रोज सुबह एक बड़ी मुश्किल चुनौती का सामना करते हैं। उन्हें एक ढलान पर चढ़ाई करनी पड़ती है। करीब 150 किलोमीटर की यह ढलान आरामदेह बिस्तर और दिन भर की क्लास के बीच एक दीवार का काम करती है। कुछ सेमेस्टर पहले क्लास के बाद एक स्टूडेंट मेरे पास आया और कहने लगा कि प्रोफेसर, माफी चाहता हूं, मैं पिछले मंगलवार को क्लास में नहीं आ पाया था। फिर कहने लगा कि मैं उस ढलान पर चढ़ ही नहीं पाया, मेरे अंदर इतना दम ही नहीं था।
तब मैं ये सोचने लगा कि क्या ये बात मोटिवेशन की है। जरा सुनिए, क्या आप कुछ देर के लिए स्टडी में शामिल हो सकते हैं? हाँ जरूर। जब उन स्टूडेंट्स ने अपना सफर शुरू किया तब उन्होंने उनसे पूछना शुरू किया कि वो आज कौन सा लक्ष्य पाना चाहते हैं। उस ढलान के शिखर पर एक रिसर्चर ने उनसे पूछा कि चढ़ाई कितनी मुश्किल थी और उनसे उस ढलान का अंदाजा लगाने को कहा। उन्होंने ढलान पर चढ़ने के बाद स्लोप का जो एंगल बताया था और उसे चढ़ने के लिए उनको जो मेहनत लगी थी, उन दोनों के बीच हमें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिला। हमें कोई ढलान जितनी ज्यादा खड़ी लगती है, हम उसके ऊपर चढ़ने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, मगर टोनी ने इसमें एक ट्विस्ट डाल दिया। उन्होंने ढलान के नीचे आने पर अपने कुछ स्टूडेंट से कहा कि वो सिर्फ उस दिन का लक्ष्य ना लिखें, बल्कि अपनी जिंदगी का मकसद लिखें। हमारा गोल तो टर्मिनल होता है, हम उसे पूरा कर सकते हैं, मगर मकसद एक ज्यादा बड़ा फ्रेमवर्क होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि हम किस तरह से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उस लिहाज से मैं तो यही मानता हूं कि हम अपने किसी भी मकसद को पूरा कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में बताया गया था, तब वो यही सोच रहे थे कि वो चढ़ाई उनके लिए भी उतनी ही मुश्किल थी जितनी की दूसरी टोलियों के लिए, मगर वो फिर भी तैयार हो गए। रोजाना के लक्ष्य को पूरा करने निकले उन स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही थी, पर जो एक मकसद के साथ चले थे वो उस ढलान की चढ़ाई उस मकसद को पाने के उद्देश्य से कर रहे थे। टोनी मानते हैं कि अगर जीवन में एक मकसद हो तो हम अपने सामने आने वाली बाधाओं का वजन भूल जाते हैं। फिर हम चाहे एक ढलान की चढ़ाई करें या जाति चुनौतियों का सामना करें, हमें खास परेशानी नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर हमें जीवन का मकसद मिल जाए तो हम ये भी समझ लेते हैं कि हम अभी जहाँ हैं वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। उसके बाद हम खास दिशा में बढ़ने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी ढलान पर चढ़ रहे हों। फिर चाहे कैसी भी बाधाएं आए, हमारा लक्ष्य होता है उस ढलान को पार करना। और जिन लोगों के दिमाग में उस मकसद को पूरा करने का जज्बा हो, वो अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी में भी एक मकसद हो तो हम जहाँ हैं और जहाँ जा रहे हैं उसके बीच की तमाम बाधाएं खत्म हो जाती हैं। क्या हम आज यहाँ किसी खास वजह से जिंदा हैं? एनी फ्रैंक और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अपने सबसे बुरे दिनों में खुद से यही सवाल किया था, मगर अपनी जिंदगी को एक मकसद देने के बाद उन्हें लगातार आगे बढ़ने का हौसला मिला, दुनिया को गढ़ने की शक्ति मिली। हो सकता है कि जिंदगी का बस एक ही मकसद ना हो, पर यह बात हमें उसे ढूंढने से नहीं रोक सकती। एक वजह ढूंढना और उसके ऊपर यकीन करना ही शायद वो मकसद है जिसकी हमें जरूरत है।